नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। उसके 4 अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 की। अध्याय 5 का नाम है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा 76 से लेकर 89 तक है। सबसे पहले धारा 76 में दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, जैसे आपने केंद्र वित्त आयोग पढ़ा है, उसमें क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो पैसे होते हैं, जो वित्त होता है, उसका बंटवारा करता है, उसकी सिफारिश देता है कितना % राज्यों को देना है, कितना % केंद्र के पास रखना है, और राज्यों में से भी किस राज्य को कितना देना है। इस सिफारिश कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग। ऐसे ही राज्यों में होता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राज्यों के बीच में और पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बीच में वित्त का कितना हिस्सा किसको देना है, ये सिफारिश करता है। तो यहाँ पर चूंकि हम पढ़ रहे हैं नगर पालिकाएं, तो हम पंचायती राज के एक बार साइड में रखेंगे। वैसे देखो, ये राज्य वित्त आयोग करता क्या है? सबसे पहले इस धारा में क्या लिखा हुआ है? धारा कहती है कि राज्य वित्त आयोग जो है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, उसके बाद राज्यपाल को सुझाव देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि ये जो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। इसमें देखो, सबसे पहले क्या होगा, राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, शुल्क लगाती है, पथकर लगाती है, टोल टैक्स होता है ना, या फिर फीस लेती है किसी चीज़ के लिए, से कोई प्रमाण पत्र बना दिया या कोई लाइसेंस दिया, तो ये सब, इन सब से क्या आएगा? पैसा आएगा। अब इस पैसे को बंटवारा करने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया। तो उसने क्या किया? कुछ हिस्सा राज्यों को जाएगा, कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को जाएगा। नगर पालिकाओं में भी किस नगर पालिका को कितना देना है, ये कौन बताएगा? राज्य वित्त आयोग बताएगा। अब इसके बाद राज्यों को मिल गया, नगर पालिकाओं को मिल गया। इसके अलावा राज्य चाहें तो कुछ कर नगर पालिकाओं को दे सकते हैं कि आप ही लगाओ और आप इनको वसूल करो। इसके अलावा राज्य सरकार जो है नगर पालिकाओं को अनुदान भी दे सकती है। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद में और क्या करता है राज्य वित्त आयोग? तो वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय भी बताता है। इसके अलावा नगर पालिकाओं की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। ये हो गए राज्य वित्त आयोग के कार्य। आगे लिखा हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी राज्यपाल को विधानमंडल के समक्ष रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि उस पर चर्चा हो सके। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे है धारा 77। अब देखो, धारा 76 में क्या हुआ? राज्य वित्त आयोग जो है उसने अपनी क्या दे दी? सिफारिशें दे दी। अब क्या करेंगे? इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। तो उन सिफारिशों का क्रियान्वयन कैसे होगा वो देखिए आप। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार जो है निम्नलिखित कार्य करेगी। वो क्या करेगी? राज्य सरकार कुछ कर, शुल्क या टोल टैक्स है, फीस है, उसमें से नगर पालिकाओं को हिस्सा देगी। ये हम पहले पढ़ लिए। दूसरा, कुछ कर लगाने की और वसूल करने की शक्ति किसको दे सकती है? नगर पालिकाओं को दे सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो संचित निधि है उससे नगर पालिकाओं को अनुदान दे सकती है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित कदम भी उठाएगी कौन? राज्य सरकार। ये होगी धारा 77। अब हम देखते हैं धारा 78। धारा 78 में क्या लिखा हुआ है? धारा 78 में दिया हुआ है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। तो राज्य सरकार जो है समय समय पर नगर पालिकाओं को अनुदान देती है, वित्तीय सहायता देती है। अब जो कोई आदमी अपने को पैसा देता है, ठीक है, तो साथ में ये भी एडवाइस दे देता है कि हाँ, संभाल के रखना, इस तरीके से इसको बरतना। तो साथ में क्या दे सकती है राज्य सरकार? निर्देश भी दे सकती है। राज्य सरकार ऐसा अनुदान या सहायता देने के लिए कोई योजना बना सकती है कि आप ऐसे इस लक्ष्य को या इस टारगेट को प्राप्त कर लोगे तो इस स्कीम के तहत आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई योजना बनाकर भी उनको जो होता है टाई बजट, अनटाई बजट, उस तरीके से दे सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना, नगर पालिका ने कोई ऐसी योजना चालू कर रखी है वार्षिक विकास की, उसमें राज्य सरकार और पैसा दे सकती है, या फिर उसे किसी एक पार्ट को पूरा करने के लिए पैसे दे सकती है। ठीक है, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या दे सकती है? अनुदान दे सकती है। ये हो गई धारा 78। इसके बाद हम देखते हैं धारा 79। 79 में क्या लिखा हुआ है? धारा 79 में लिखा हुआ है नगर पालिका निधि। अब ये क्या चीज़ होती है? तो नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि बनाई जाएगी। ठीक है, मतलब एक गुल्लक बनाया जाएगा या फिर एक तिजोरी मान लो, जो भी है, उसमें सारे पैसे डाले जाएंगे। पर नगर पालिका जो भी वसूल करती है, चाहे वो टोल टैक्स से किया हो, चाहे कर से किया हो, या फिर किसी भी चीज़ से फीस लेती है, सारे पैसे व्यय हैं, प्राप्तियां हैं, कहीं खर्चा करती है, तो किस में रखे जाएंगे? इस निधि के अंदर रखे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा अधीन वसूला गया
समस्त धन इस निधि में जमा किया जाएगा। और जमा करते टाइम इसमें लेखा शीर्ष बनाए जाएंगे कि भाई इतना पैसा इस शीर्ष से आया, इतना पैसा इससे आया, मतलब अलग अलग वो बना देंगे कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया गया। जैसे मल वहन के लिए कितना पैसा खर्च किया या यहाँ से कितना पैसा आया, जल निकास के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सड़क विकास, रख रखाव, गंदी बस्ती आदि। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि इन शीर्षों के संबंध में राज्य सरकार जो है वो निर्देश भी दे सकती है कि इसके अलावा भी आप शीर्ष बना सकते हो या फिर इस शीर्ष को हटा दो, दो को मिक्स कर दो। ये निर्देश कौन दे सकती है? राज्य सरकार जो है इनको दे सकती है। लेकिन वाणिज्य परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है? तो जितने भी बाजार विकास की जो परियोजनाएं हैं या फिर संपत्ति विकास की, मतलब कोई एरिया डेवलप कर रहे हो या मार्केटिंग के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, तो जितने भी वाणिज्यिक प्रकार की जो प्रकृति की जो अन्य परियोजनाएं हैं वो सारी किस में आएंगी? वाणिज्यिक परियोजनाओं में आएंगी। ये आप को समझाया गया है, ये आपको आगे समझ में आएगा। जब अन्य धाराएं आएंगी तो वहाँ पर वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान होंगे, इसलिए इसको अलग से समझाया गया है। और प्रत्येक लेखा शीर्ष को दो भागों में बांटा जाएगा, राजस्व और पूंजी लेखा में। ठीक है, पर कितना पैसा आया है और कहाँ तुमने खर्च किया है, किस पूंजी संपत्ति निर्माण के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 80 में है नगर पालिका निधि का उपयोग कैसे किया जाएगा। अभी तक हमने देखा नगर पालिका निधि। ठीक है, नगर पालिका निधि में पैसा कहाँ से आएगा और किस तरीके से आएगा, और अब हम देख रहे हैं कि नगर पालिका निधि में जो पैसा आया है उसका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो नगर पालिका निधि का प्रयोग अधीन बनाए गए कानून, नियम, उपनियम और अन्य कानूनों के प्रयोजन के लागू करने के लिए समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के भुगतान के लिए किया जाएगा। ये हो गई धारा 80। इसके अब देखिए धारा 81। धारा 81 में दिया हुआ है कि नगर पालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट में अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि देखो, जब नगर पालिका जब नया साल शुरू होता है तो नगर पालिका पहले अपना बजट बनाती है कि इस जो ईयर है इसके अंदर हम कितना खर्चा करेंगे और किन किन चीज़ों पर करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस साल हमको सड़क बनानी है तो सड़क बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो वो पहले से तय हो जाएंगे। एक बार अगर तय हो गए तो फिर आप उसमें काटापीटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस जो धारा 81 है वो यही बताती है कि नगर पालिका निधि से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक बजट अनुदानों में शामिल नहीं हो, अर्थात वे ही भुगतान किए जाएंगे जो बजट अनुदान में शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं। अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो उसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो बजट में अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि जो शीर्ष आपने बनाया है, शीर्ष हेड जो आपने बनाया है उसके अंदर पैसे भी होने चाहिए। जैसे कि आपने क्या किया, 4 नगर पालिका को 4 कचरे वाली गाड़ियाँ खरीदनी है। ठीक है, लेकिन गाड़ियों के लिए जो बजट में जो अनुदान दिया गया था वो दिया गया था केवल 5 करोड़ का। लेकिन अब मान लो कि आपको गाड़ियाँ खरीदनी है 10, और 10 का खर्चा आएगा कितना, 10 करोड़ मान लो। ठीक है, तो अब जो वाहन जो शीर्ष हेड बनाया गया था, जो एक खाता अकाउंट अलग से बनाया गया था वाहन खरीदने के लिए, उसमें आपने देखा कि उसमें पैसे हैं ही नहीं। तो पैसे नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। उसमें पैसे भी होने चाहिए और बजट में अनुमोदन भी होना चाहिए, तब आप खर्चा कर पाओगे। लेकिन यह धारा जो है कुछ अन्य भुगतानों पर लागू नहीं होती। वो भुगतान कौन कौन से हैं? वो ये हैं कि मान लो कि जैसे किसी कर या धन का रिफंड करना है, आपने गलती से कर अधिक ले लिया, मान लो टैक्स वसूल रहे थे और टैक्स गलती से ले लिया, या फिर किसी और से वसूल लिया, जिससे वसूलना था उससे नहीं वसूला, तो इसको रिफंड करने के लिए आपको बजट में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, संविदाकारों और अन्य व्यक्तियों से जुड़ी डिपॉजिट राशि। इसका मतलब ये है कि मान लो कि जैसे संविदा निकालती है, ठेके निकालती है नगर पालिका, और उस दौरान क्या करती है, सबसे वो कुछ मिनिमम चार्ज लेती है कि जो आवेदन करना चाहता है उससे हम कुछ पैसे लेंगे, वरना तो कोई भी जाके लगा देगा। तो जो एक व्यक्ति को ठेका निकलेगा तो उसको तो दे दिया, बाकी की राशि का क्या होगा, तो बाकी लोगों को वापस देने पड़ेंगे ना, तो वो वापस दे देंगे, उसके लिए अनुमोदन की बजट में आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लोकहित में किया गया अस्थायी भुगतान, राज्य सरकार ने नगर पालिका को बोला कि भाई आपके कोई अर्जेंट कार्य है, इसके लिए आप भुगतान कर दो, हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, अब खतरनाक रोगों के फैलने पर, मान लो कोरोना फैल गया और नगर पालिका कुछ अनुदान करना चाहती है, कुछ एक्स्ट्रा बेड लगाना चाहती है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप तत्काल भुगतान कर सकते हो।
इसके अलावा नगर पालिका के विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय की टिकरी या देश के अधीन कोई राशि है और मान लो कोई केस चल रहा है नगर पालिका के ऊपर और उसमें कुछ समझौता करना है या फिर हाई कोर्ट ने बोला कि आपको इतनी राशि देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, वो आप तत्काल दे सकते हैं। नगर पालिका की संपत्ति या मानव जीवन को अचानक भय को टालने के लिए प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई, इसके लिए भी कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वेतन और मजदूरी मद, आप इन सबको याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा 81 जो है कौन कौन से मामलों पर लागू नहीं होती है, तो उसमें ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए धारा 82। धारा 82 लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय राज्य सरकार जो है, अगर राज्य सरकार को नगर पालिका में कोई काम करवाना है, कोई लोकहित का काम है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका को बोलेगी कि भाई आप ये इसके लिए भुगतान कर दो, हम आपको बाद में कर देंगे। नगर पालिका राज्य सरकार से लिखवा के लाएगी और किसको देगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनको अस्थायी भुगतान कर देगा और उसके बाद में जो जितना खर्चा हुआ है वो राज्य सरकार नगर पालिका को दे देगी। लेकिन ये सब कार्य में जब नगर पालिका ये सारे कार्य करे तो उसके जो नियमित कार्य हैं, जैसे साफ सफाई हो गया, कचरा संग्रहण हो गया, इनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो धारा 82 क्या कहती है, राज्य सरकार के लिखित आदेश से नगर पालिका लोकहित में तत्काल अपेक्षित काम के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अस्थायी भुगतान करवा सकती है, लेकिन इससे नगर पालिका के सामान्य कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किए गए सभी कार्यों की लागत राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका निधि में जमा कर दी जाएगी। यह हो गई धारा 82। अब हम देखते हैं धारा 83 में लिखा हुआ है कि जो नगर पालिका है वो अपनी सीमाओं के बाहर क्या कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकती है, लेकिन वो जो संपत्ति है उस संपत्ति का प्रकार क्या होना चाहिए, भौतिक संपत्ति होनी चाहिए, दिखनी चाहिए वो संपत्ति आपको। राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से नगर पालिका को सीमाओं के बाहर वे उपगत किए जा सकते हैं, लेकिन वह भौतिक संपत्ति के निर्माण या उनके रख रखाव से संबंधित होना चाहिए और संपत्ति का संबंध नगर पालिका के मुख्य कार्यों से संबंधित होना चाहिए। 84 ये कहती है कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग, मतलब नगर पालिका निधि का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए भी किया जा सकता है। उसके लिए जो राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका निधि का या तो कुछ भाग, ठीक है, या फिर अनुदान या नगर पालिका निधि का एक भाग किसी लेखा शीर्ष से प्राप्ति के लिए वो आरक्षित कर सकती है कि आप इस काम के लिए, और वो काम जो है नगर पालिका से संबंधित होना चाहिए। तो उसके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, कुछ अनुदान का भाग या नगर पालिका निधि का भाग या लेखा शीर्ष की प्राप्ति आरक्षित कर सकती है, इस पैसे को आप इसी काम के लिए यूज करोगे। राज्य सरकार इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नगर पालिकाओं के लिए नियम भी बना सकती है। आप देखते हैं धारा 85। धारा 85 में लिखा हुआ है लेखाओं का प्रचालन। तो जो लेखाओं का जो प्रचालन है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होगा। इस धारा में तो इतना कुछ खास है नहीं। अब धारा 86 देखिए। 86 में लिखा हुआ है कि धारा 86 में लिखा हुआ है अधिशेष धन का विनिधान, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनका क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो। पहली बात तो मान लो किसी लेखा शीर्ष में उपलब्ध धन है, उसको उपयोग नहीं किया जाना है, अभी तत्काल नहीं किया जाना, भविष्य में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस लेखा शीर्ष में क्या करेंगे, ये लेखा शीर्ष है, इसमें ये मान लो कोई लेखा शीर्ष है, इसमें पैसे एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे दूसरे लेखा शीर्ष में क्या करेंगे, इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाणिज्यिक शीर्ष है, मतलब किसी बाजार योजना से संबंधित है या मार्केटिंग से संबंधित है, तो इस योजना को इसी शीर्ष के जो पैसे हैं वो हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरा जो शीर्ष है वो भी वाणिज्यिक परियोजनाओं का ही होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। हम क्या कर सकते हैं, अधिशेष जो धन है उसको स्थानांतरण कर सकते हैं दूसरे शीर्ष में। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अगर धन का हस्तांतरण नहीं हो रहा है दूसरे उसमें, तो हम सरकारी प्रतिभूति या लघु बचत योजना में निवेश भी कर सकते हैं उस पैसे को। तो ऐसे अधिशेष धन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो पैसा है उसका और क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि अनुसूचित बैंक में ब्याज पर जमा कराया जा सकता है उस पैसे को। इसके अलावा निवेश से, और जो निवेश से जो लाभ होगा
या फिर हानि होगी वो उसी लेखा शीर्ष में जमा किया जाएगा जहाँ से वो धन निकाला गया था। तो ये हो गया अधिशेष धन का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। या तो आप स्थानांतरण कर सकते हो दूसरे लेखा शीर्ष में, या फिर आप उसका लघु सरकारी प्रतिभूति खरीद सकते हो, या अनुसूचित बैंक में ब्याज पर जमा करवा सकते हो, और इससे जो लाभ होगा या हानि होगी वो उसी लेखा शीर्ष में जमा किया जाएगा जिससे यह धन निकाला गया था। अब देखते हैं धारा 87 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। अब बजट प्राकलन तैयार कौन करेगा? ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा, और 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राकलन को तैयार किया जाएगा। साथ में स्थापना अनुसूचित भी तैयार करेगा, कितने कर्मचारी वगैरह हैं, और प्रत्येक बजट में जो आय व्यय का जो है विभिन्न लेखा शीर्षों में बांटा जाएगा बजट को, और भविष्य में कितना ऋण लेंगे या कितना खर्चा करेंगे वो सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। बजट को 31 जनवरी से पहले डेट याद कर लेना, 15 जनवरी से ये पहले तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा, और 31 जनवरी से पहले चेयरमैन के सामने प्रस्तुत करेगा, और अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय प्राकलन जो समिति है उसके द्वारा अनुमोदन होना इसका आवश्यक है। उसके बाद में 15 फरवरी तक बजट पास हो जाना चाहिए। 15 फरवरी तक उसके साथ वार्षिक तालिका और अन्य विवरण भी संलग्न किए जाएंगे। अगर याद रखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना बजट में आप क्या क्या नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। जैसे आप नए वाहन नहीं खरीद सकते, कोई स्थायी संपत्ति नहीं खरीद सकते, नए पदों का सृजन भी नहीं कर सकते, पदों पर नियुक्ति नहीं दे सकते। मान लो कि रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप नियुक्ति नहीं दे सकते। किसी व्यक्ति या निजी संस्थान को अनुदान नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, ये सारे काम हम बजट में बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं कर सकते। अब देखते हैं धारा 88। धारा 88 में क्या है? धारा 87 में देखा बजट प्राकलन तैयार करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। 15 जनवरी से पहले 31 जनवरी से पहले चेयरमैन को देगा। 15 फरवरी से पहले बजट पास हो जाएगा। हम देखेंगे बजट प्राकलन की मंजूरी, तो नगर पालिका बजट प्राकलन पर विचार करेगी। सारे लोग बैठ जाएंगे, विचार करेंगे, उसके बाद उसमें कोई आवश्यक परिवर्तन होगा तो वो कर लेंगे, और 15 फरवरी से पहले बजट को पास करेंगे, और उसकी एक फोटोकॉपी जो है स्थानीय निकाय में निदेशक को सौंपेंगे। राज्य सरकार लोक हित में बजट में परिवर्तन करने के लिए कह सकती है, और यह परिवर्तन नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होंगे। राज्य सरकार को लगता है कि यहाँ पर और परिवर्तन होना चाहिए तो राज्य सरकार कह सकती है, ये करने पड़ेंगे नगर पालिका को। इसके अलावा देखो, अगर नगर पालिका बजट पास कराने में असफल रहती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 28 फरवरी से पहले सरकार को बजट प्रस्तुत करेगा और बजट को पास किया जाएगा। ऐसा कोई भी व्यय जो बजट में अनुमोदित नहीं है उसके लिए धनराशि नहीं दी जाएगी। अगर बजट में अनुमोदन नहीं किया गया तो उस काम के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगर आप उल्लंघन करते हो तो फिर आपको अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी व अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होंगे। इस उल्लंघन के लिए उनको लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये हो गई अपने धारा 88। अब धारा 89 में दिया हुआ है बजट अनुदान में परिवर्तित करने की शक्ति। तो इसमें देखिए, नगर पालिका वित्त समिति की सिफारिश पर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर बजट में परिवर्तन भी कर सकती है। किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी। इस विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिए बजट अनुदान प्रस्तावित भी कर सकती है। किसी एक शीर्ष की राशि दूसरे शीर्ष में अंतरित कर सकती है। किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, लेकिन वित्तीय समिति की सिफारिश पर नगर पालिका ये सारे काम करेगी। धारा 89। अब देखते हैं धारा 89A। धारा 89A में दिया हुआ है कि जो नगर पालिका में जो गरीब भी रहते हैं तो उनकी आधारभूत विकास हेतु निधि का गठन अलग से किया जाएगा। ठीक है, तो वार्षिक बजट का कम से कम 25% जो खर्च है वो नगरीय गरीबों की आधारभूत विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। जैसे उनके लिए घर हो गया, साफ सफाई हो गई, ठीक है, सीवरेज की व्यवस्था हो गई, वो सारे काम, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य होंगे, इन सब के लिए खर्च किया जाएगा 25%। आधारभूत सेवा में क्या क्या शामिल है? पानी, शौचालय, नालियाँ, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, प्राथमिक शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। अगर मान लो कि एक वर्ष में ये 25% खर्च नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच गया वो पैसा नगर पालिका निधि में चला जाएगा। नहीं, वो उपगत नहीं होगा, वो अगले साल खर्च किया जाएगा। इस फंड के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता भी खोला जाएगा। फंड का लेखांकन अलग से, साथ ही फंड का लेखांकन अलग से किया जाएगा और फंड का आवंटन
और उपयोग वार्षिक बजट में दर्शाया भी जाएगा। इसके अलावा देखिए, इस फंड में निम्नलिखित राशि सम्मिलित होगी। इस फंड में कौन कौन सी राशि सम्मिलित होगी? नगर पालिका के स्वयं के राजस्व, सरकारी अनुदान, भामाशाह द्वारा दान, भारी सहायता या संपत्ति बेचने से प्राप्त राशि इस फंड में शामिल होगी। ये आपने देखा कि हमारा अध्याय 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 6। इस अध्याय में हमने पढ़ी है धारा 76 से लेकर के 89 तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको धारा 76 से 89 तक समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो तक आप इन धारा 76 से 89 तक इनको याद कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे धारा 101 से लेकर के 140 तक। अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अध्याय 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।